बच्चे लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था इसके अंदर अपने पास कंडेंसेशन वाला जो पार्ट था, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तक समझ में आ गया था सबको। आज का अपना जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है होता किस तरीके से अपना, है ना। कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो OH ग्रुप है वो ऐड हो जाता है सेम कार्बन के साथ, तो क्या बनेगा? कार्बोक्साइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O OH। पता है ये ऑलरेडी। अब यहां देखो, जैसे यहां पे हमारे पास एक और चीज है, अगर हम मोड ऑफ अटैचमेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एंड ऑफ चेन ही लगेगा, बीच में तो कभी लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि अगर हमारे पास कार्बन की कोई एक लॉन्ग चेन चल रही है, यहां पे डबल बॉन्ड O है, अब मैं OH कहां लगाऊं, है ना। हमारे पास क्या CHO लगना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? हमारे पास क्या होना चाहिए, उसी कार्बन के साथ एक OH और डबल बॉन्ड O होना चाहिए। अब मैं बीच में अगर यहाँ OH लगा देता हूं तो ये तो 5 बॉन्ड हो गए, गड़बड़ हुआ कि नहीं? समझ रहे हो? तो हमारे पास ये क्लियर है, कार्बोक्साइल ग्रुप जो हमेशा कहाँ रहेगा बच्चे? एंड ऑफ चेन में। सेम एल्डिहाइड भी ऐसा ही था, एल्डिहाइड ग्रुप भी हमेशा हमारे पास एंड ऑफ चेन था, जो सिर्फ कीटो ग्रुप था वो बीच में कहीं लगता, वो एंड ऑफ चेन नहीं हो सकता था। तो इसमें अब हमारे पास कार्बोक्सिलिक के अंदर some higher members of aliphatic carboxyl acid C12 to C18 known as fatty acids occur in nature occur in natural fats as esters and glycerols. When carbonyl group gets attached with the group like OR, NH2, X and OCOR, the compounds are called derivative of carboxylic acids and are known as esters, amides, एसाइल हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। ये हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे? जिस टाइम पे अपने पास हमने क्या कहा, जिस टाइम पे कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स आए। कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बेसिकली? जो हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ लास्ट में हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, उसकी जगह पे कोई और चीज आके अटैच होनी शुरू हो जाएगी। जैसे हमारे पास क्या था, O और यहाँ पे OH आना चाहिए था, H की जगह अगर एल्काइल ग्रुप आ गया, एल्काइल ग्रुप अगर आ गया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो ये ईस्टर बन गया। सिमिलरली जो हमारे पास कार्बन के साथ यहाँ OH ग्रुप था, वो OH वाले ग्रुप की जगह अगर NH2 आ गया तो ये अमाइड आ गया। वहीं पे अगर हेलोजन आ जाता है उस OH को रिप्लेस करता है तो ये एसाइल हैलाइड्स हो गए, और इसी तरीके से हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड्स बन जाते हैं। क्लियर है? नॉमेनक्लेचर में देखो, नॉमेनक्लेचर में कॉमन सिस्टम के अंदर क्या रहता है? देखो बच्चे, कॉमन सिस्टम में नेम्स एंड विद इक एसिड, ओइक एसिड जैसे था ना, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, तो लास्ट में क्या लग जाएगा? सिर्फ IC लग जाएगा और एसिड साथ में लिख देंगे इसके। ये कॉमन के अंदर है। IUPAC में अपने पास क्या रहेगा? ओइक लगता है, OIC, है ना। जैसे इसका नाम क्या रहेगा? फॉर्मिक एसिड, ये क्या है? कॉमन नेम के अंदर। IUPAC में क्या होगा? मिथेनोइक एसिड। किसी को दिक्कत है इसमें? नॉमेनक्लेचर अच्छे से आइडिया है सबको? इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम में क्या आएगा? एसिटिक, और IUPAC के अंदर इथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या है? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, IUPAC में भी और कॉमन में भी। तुम्हें ये फॉर्म और एसिड का मतलब ऑलरेडी पता है। फॉर्म हमारे पास कॉमन नेमिंग में एक के लिए लिखते हैं, एसिड हमारे पास 2 कार्बन के लिए लिखते हैं। एक लगेगा, उसके अंदर हमारे पास सीधा सा उसमें वर्ड रूट यूज करते हैं, जिसके अंदर होमोलोगस सीरीज थी मिथ इथ, तो वो इथेनोइक एसिड की तरह यूज करेंगे, प्रोपेनोइक एंड ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है बच्चा? ये भी पता है कार्बन चेन के अंदर अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहता है, तो गिनती हमेशा उसी के हिसाब से शुरू होगी। अगर ये लगा हुआ है बेंजीन के साथ COH लगा हुआ है तो देखो बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेमिंग और IUPAC दोनों के अंदर से। यहां पर CH2COOH और उसके साथ बेंजीन लगी है। अब यहां समझना क्या है, अभी मैंने क्या कहा, कार्बन के चेन में अगर यहां क्या लगा हुआ है? बेंजीन ग्रुप लगी है और यहां COOH लगा हुआ है, तो अपने पास प्रायोरिटाइज किसको करेंगे सबसे ज्यादा? कार्बोक्सिलिक वाले को। तो कार्बोक्सिलिक वाले के अकॉर्डिंगली ये जो है, ये वाली हमारी मेन चेन बन जाएगी मिथ इथ इथेनोइक वाली। लेकिन ये जो बेंजीन ग्रुप है ये क्या बनेगा? एल्काइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप की तरह लग जाएगा कि नहीं? तो इसका नाम क्या आएगा हमारे पास? फिनाइल एसिटिक एसिड। कॉमन नेमिंग में एसिड किसके लिए यूज करते हैं बेटा? क्योंकि ये 2 कार्बन थे और फिनाइल लग गया है हमारे पास, जो अपना ये बेंजीन रिंग। IUPAC के अंदर क्या रहेगा? इनमें जब मैं काउंटिंग करूं, देखो कहां से गिनती शुरू होगी?
कार्बोक्सिलिक वाले को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो सेकंड कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ, फिनाइल, 2 फिनाइल मिथेनोइक, है ना, 2 फिनाइल मिथेनोइक एसिड। क्लियर बात है बच्चे? ये नॉमेनक्लेचर समझ में आ रहा है ना, कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगर डाउट आएगा तो मुझे बता देना। उसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, देखो बच्चा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच में हमारे पास यहां पर देखो इतना ज्यादा हैवी कंपाउंड, हैवी कंपाउंड कैसे बता रहा हूं मैं, सी डबल बॉन्ड ओ भी है, सी ओ एच भी है, ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वहां भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और डबल बॉन्ड भी एक ही कार्बन पे। तो इतना सारा हैवी सा कंपाउंड जो बन रहा है वो स्टेबल कैसे है? तो स्टेबलाइज होने के पीछे मेन रीजन क्या होता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे है, ये जो अपने पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑक्सीजन वाला, ये उठ के इधर डबल बॉन्ड बना ले, अगर यहां डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठ के उधर चला जाएगा, यही होगा। तो यहां से ये अपने पास एक बार ये डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेगा, एक बार ये कर लेगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए, और रेजोनेंस की वजह से ये जो कंपाउंड है वो स्टेबल रहता है थोड़ा सा। समझ में आ गई है? फिर आता है देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस में हमारे पास क्या है, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। Primary alcohols and aldehydes are readily oxidized to corresponding carboxylic acid with common oxidizing agents such as potassium permanganate KMnO4 or K2Cr2O7 and chromium trioxide CrO3 in acidic medium। सीधा सीधा क्या करना बच्चे, एल्कोहल्स को एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया इन द एसिडिक मीडियम, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ये देखो CH3 CH2 8 CH2OH, ये क्या एल्कोहल है हमारे पास, काफी लंबी सी चेन है। हमने क्रोमेट जो ये अपने पास था क्रोमियम ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में बेसिकली रिएक्ट कराया, तो डेकेनोइक एसिड हमारे पास बन गया। क्लियर है? जो डेकेन 1 ओल था वो जब हमने अपने पास CrO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जब रिएक्ट कराया तो हमारे पास डेकेनोइक एसिड बना। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से एक है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग, हाँ, वो पूरा एज अ कॉम्बो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा अपने पास। क्लियर है बच्चा? ये ठीक है। अकेले H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं आएगा, अगर होगा भी तो मतलब ये होगा कि H पॉजिटिव अगर आएगा तो वाटर रिलीज होने के चांसेस रहेंगे, कार्बोक्सिलिक की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब देखो एसिटाल्डिहाइड टॉलिंस रिएजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो कार्बोक्सिलिक की फॉर्मेशन हुई। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, नाइट्राइल्स आर फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड टू amides and then to acid in the presence of H positive or OH negative as catalyst. Mild reaction conditions are used to stop this reaction at the amide stage। क्या बात करें, देखो RCN है, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के प्रेजेंस में रिएक्ट किया, हाइड्रोलिसिस कराइए सीधा सीधा, तो R C डबल बॉन्ड O NH2 बना। फर्दर फिर एसिड और बेसिक की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं तो RCOH प्लस NH3 हमारा लिबरेट हो जाता है। इथेनामाइड है हमारे पास, हमने हीट किया एसिड की प्रेजेंस में, इथेनोइक एसिड हमें डायरेक्ट मिल गया, NH3 अपना लिबरेट हो जाता है। बेंजीनमाइड है, एसिडिक मीडियम में हीट किया, बेंजोइक एसिड बन गया, NH3 अपना लिबरेट हो गया। क्लियर बात है ये? ठीक है। अब है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, एरोमेटिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड बाय विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन विद क्रोमिक एसिड और एसिडिक और एल्कलाइन KMnO4। ये हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो एरोमेटिक एसिड्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिकली ऑब्टेन्ड बाय विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन विद क्रोमिक एसिड एंड एसिडिक और एल्कलाइन पोटेशियम, ये अपना पर मैग्नेट है जो। During oxidation, the aromatic nucleus remains intact, but the entire chain is oxidized to COH group, irrespective of the length of the carbon chain। क्या बात कर रहे हैं, जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो कार्बन चेन के ऊपर जितनी मर्जी लंबी चेन होगी वहां पे अपना COH की एडिशन हो जाती है। इस रिएक्शन में देखो जरा, CH3 बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली ग्रुप लगा हुआ है, KMnO4 और KOH के प्रेजेंस में हीट किया तो पोटेशियम बेंजोइड बन गया अपने पास। अब एसिडिक मीडियम में था तो यहां से पोटेशियम हट जाएगा, H की एडिशन हो जाएगी, बेंजोइक एसिड अपने पास फॉर्म हो गया। प्रोपाइल बेंजीन है, KMnO4 KOH की प्रेजेंस में हीट किया तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, COOK पॉजिटिव, एसिडिक मीडियम में किया तो COH बना, बेंजोइक एसिड बन गया।
हर बार यही रहेगा कि जो मेन लंबी चेन है उसमें लास्ट में आके CO नेगेटिव K पॉजिटिव ऐड हो जाएगा और फिर उसके बाद एसिडिक मीडियम की वजह से वो जो K है वहां से रिलीज होकर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। सेम यहाँ पे रहेगा, देखो इस रिएक्शन के अंदर KMnO4 KOH के को डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट किया। अब यहाँ क्या गड़बड़ हुई, देखो यहां पर अपने पास KMnO4 KOH डाइल्यूट सारी कंडीशन सेम है बिल्कुल, पर ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन में टर्शरी ब्यूटाइल ऊपर वाले क्या थे हमारे पास, प्राइमरी या सेकेंडरी वाले के साथ रिएक्शन करा रहे थे। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल चेन कंटेन बेंजाइलिक हाइड्रोजन, so these are oxidized to carbonyl group, while 3 degree alkyl chain contains no benzylic hydrogen, so these are not oxidized। तो हमें स्पेसिफिकली जो चीज चाहिए है कार्बोक्सिलिक में फॉर्म कराने के लिए वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? बेंजाइलिक हाइड्रोजन जिसमें हमारे पास कार्बन जो जैसे बेंजीन ग्रुप के साथ लगे हुए कार्बन के साथ डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें इस कार्बन के पास कोई भी एक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चे इसके अंदर 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला कंसेप्ट पता चल गया कि टर्शरी वाले के अंदर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होगी। सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज एल्कीन्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे देखो ब्यूटूइन है हमारे पास, हमने KMnO4 KOH के साथ हीट किया, ठीक है, KMnO4 KOH और डाइल्यूट H2SO4 इनकी प्रेजेंस में ब्यूटूइन को हीट किया तो इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हमारे पास डायरेक्ट हो जाती है। ये क्या है? एल्कीन्स के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या कराएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट विद ड्राई आइस CO2 इन इथ्रिल सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच ऑन एसिडिफिकेशन with mineral acids give corresponding carboxylic acids। RMGX प्लस हमने COO ये इसके साथ डाई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो पहला क्या बना? एडक्ट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में हमेशा यही बन रहा होता है, OMGX साथ में ऐड होएगा। फर्दर हमने क्या किया? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराई तो OMgOHX लिबरेट हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड की डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। रिएक्शन देखो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है मेरे पास, हमने इसको C डबल बॉन्ड O इस वाले के साथ अपने रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनेगा बच्चा? एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट क्या था? जो हमारे पास एडक्ट था बेसिकली। क्या आ रहा है यहाँ पे? जो हमारे पास ब्रोमीन है इस ये हटेगा, OMgBr आके क्या हुआ? यही होता है हमारे पास। जो ऑक्सीजन है हमारे पास इसमें जब हम रिएक्ट करा रहे हैं मिथाइल वाला एक जगह पे जाके अटैच होता है, कार्बन के साथ मिथाइल वाला जाके अटैच होगा और जो MgBr है किसी एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। हर बार यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंसेप्ट। मिथाइल ग्रुप जो हमारे पास RMGX होता है तो R और MGX वाला सेपरेट होके अटैच होते हैं, तो MGX वाला जो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ बना एडक्ट की तरह बना एडिशन प्रोडक्ट। हमने अब इसकी क्या कराई? एसिड की प्रेजेंस एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस तो इथेनोइक एसिड हमारे पास आ गया और MgOHBr अपने पास सेपरेट आउट हो जाता है। क्लियर है? MgBr फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सेम कहानी यहां चलेगी। यहां देखो एक ऑक्सीजन की जगह पे लग गया अपना बेंजीन, एक ऑक्सीजन के साथ आएगा MgBr, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराई तो बेंजोइक एसिड की अपने पास डायरेक्ट फॉर्मेशन होगी और MgOHBr अपना सेपरेट आउट हो जाता है। क्लियर है? फिर हमारे पास है बचा फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। एसाइल हैलाइड्स में क्या है? एसिड क्लोराइड्स व्हेन hydrolyzed with water give carboxylic acids or more readily hydrolyzed with aqueous base to give carboxylate ion, which on acidification provide corresponding carboxylic acid। Anhydrides on the other hands are hydrolyzed to corresponding acids with water। क्या है? देखो एसाइल हैलाइड्स हैं हमारे पास, RCO है, RCOCl हाइड्रोलिसिस करी बेसिक मीडियम में, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हुई, RCO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटा, RCOO और Cl नेगेटिव, RCO पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होना चाहिए। H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड की हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है ये? ठीक है। अब देखो और इसमें क्या है बचा? बेंजोइक एनहाइड्राइड C6H5CO twice O, हाइड्रोलिसिस कराई, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन। सीधा सीधा रिएक्शंस है बच्चा, सीधा सीधा याद करने वाला पार्ट है। बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड C6H5C डबल बॉन्ड O COCH3
वो हाइड्रोलिसिस कराई, बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड की हमारी फॉर्मेशन होती है। फ्रॉम एस्टर्स acid hydrolysis of ester gives directly carboxylic acid, while basic hydrolysis give carboxylate, which on acidifications give corresponding कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात हम कर रहे हैं इसमें, सीधा सा अभी एस्टर्स के लिए भी एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे डायरेक्ट अपना कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ बेस अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसको फिर फर्दर एसिडिफिकेशन कर दो, फिर कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। इथाइल बेंजोएट है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करी तो बेंजोइक एसिड की डायरेक्ट फॉर्मेशन होगी, C2H5OH हमारा एज अ बाय प्रोडक्ट मिल गया। यहां पे इथाइल ब्यूटेनोएट है, NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो ये देखो ये क्या बना हमारे पास, सोडियम कार्बोक्सिलेट की फॉर्मेशन हुई। फर्दर इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराया तो ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। तो अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, जिसकी फर्दर एसिडिफिकेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा। एसिड हाइड्रोलिसिस के अंदर डायरेक्ट एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल स्टेट क्या है, कलरलेस लिक्विड विद अनप्लेजेंट ऑर्डर, solubility, simple aliphatic carboxylic acids have up to 4 carbon atoms are miscible with water because of hydrogen bonding. Solubility decreases with increase in number of carbon atoms, which is due to increase in hydrophobic interaction of hydrocarbon part. ये बात समझ में आई है। हमारे पास जो छोटी चेन रहेगी, जो स्मॉल मेंबर्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, लेकिन अगर चेन बड़ी होती रहेगी, देखो छोटे वालों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज रहेगी, लेकिन जब कार्बन चेन बड़ी होती जाती है तो जितनी कार्बन चेन इंक्रीज होती जाती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब विच इज नॉट वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर डोमिनेंसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कम होकर हाइड्रोफोबिक की डोमिनेंसी शुरू हो जाती है और सॉल्युबिलिटी गिर जाती है उसकी। क्लियर है। छोटी चेन जो रहेगी वो सॉल्युबल रहेगी, बड़ी चेन नॉन सॉल्युबल हो जाएगी। Boiling point, aldehyde ketones and carboxylic acid have higher boiling point than the hydrocarbons due to hydrogen bonding. ये क्लियर है। ये तो जिसके अंदर भी कार्बोनाइल कार्बन लगा हुआ था सबके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो भी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई रहेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल से। क्लियर है। फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। पहले एसिडिटी, RCOH plus Na gives RCOO negative Na positive, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बना प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। अब देखो यहां पर OH वाला बॉन्ड टूटा कि नहीं, ये वाली बात समझ में आ रही है ना। जो हमारे पास OH वाला बॉन्ड था अगर वो ब्रेक करेगा, इसकी जगह पे हाइड्रोजन आके हमारे पास बन गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। RCOOH NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो हमारे पास सोडियम है ये आके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और CO नेगेटिव Na पॉजिटिव बना लेगा और वाटर लिबरेट हो गया। RCOH NaHCO3 के साथ सेम कहानी, सोडियम आके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होते जाएंगे। हर रिएक्शन में OH का बॉन्ड टूटेगा और सोडियम आके हाइड्रोजन की जगह अपने पास ऑक्सलेट आयन की फॉर्मेशन कराएगा। रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, RCO सेम अपना वही कार्बोक्सिलिक आयन है, उसको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो H3O पॉजिटिव प्लस RCOO। अब देखो यहां से हाइड्रोजन लिबरेट हुआ था, H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव कब बना है, जब इसका ये वाला हाइड्रोजन लिबरेट होएगा। अब हाइड्रोजन टूटा है तो यहाँ O नेगेटिव है, O नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां भेजेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होकर नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, दोनों का मिला जुला के रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बना, ये नेगेटिव जो चार्ज है ये दोनों के पास इधर उधर शिफ्ट होता जा रहा है। क्लियर है बच्चा। अब के ये हमारे पास पता है रिएक्शन, जो हम रिएक्शन के लिए के की वैल्यू निकाल रहे होते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, तो ये क्या निकलेगा H3O पॉजिटिव RCO नेगेटिव ओवर वाटर प्लस RCOOH। यही था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही थी ना के की वैल्यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी हम ऐसे ही निकालते थे, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट, यही वैल्यू डालिए सिर्फ। अब Ka की वैल्यू क्या थी एसिड के लिए, K EQ इनटू वाटर, यही था। हाँ जी सर, प्योर लिक्विड का एक्टिव मास तो हम नहीं लेते, एक्टिव मास नहीं, कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लेते हैं वाटर। हाँ लेंगे उसे, लेकिन हम वाटर के केस में ये नहीं करते होते कि इसको हम पूरे को KW मान लेते होते हैं,
है ना, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो के इक्विवेलेंट को हम क्या लिखेंगे यहाँ, H3O पॉजिटिव, RCO नेगेटिव और RCOH, इसी करके वो H2O को हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको एक यूनिटी की तरह ही ट्रीट करके, एक स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट करके वैल्यू निकालेंगे के। फिर है देखो कॉज ऑफ एसिडिक नेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड में बी रिगार्डेड एज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर। ये अपने पास हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, भाई क्या हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ऑक्सीजन पे चला जाए, डबल बॉन्ड O वाले पे, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ जाए, डबल बॉन्ड बना ले, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है दोनों का। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड है तो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड एज पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन वीकन्स द बॉन्ड, यही रहेगा। अब एक बात समझना, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर हम ये बात करें इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो मीनवाइल जिस सिचुएशन में ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां छोड़ेगा तो O पे पॉजिटिव आ गया, अगर O पे पॉजिटिव आया तो ये ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पॉजिटिव भी आ गया अगर उसके पास, तो ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो पूरा ही खींच लेगा फिर अपनी तरफ। जब इतना खींच लेगा तो यहाँ पे इतनी हाई पोलैरिटी आएगी, हाइड्रोजन के पास बॉन्ड कुछ स्ट्रेंथ बची ही नहीं, H पॉजिटिव लिबरेट हो गया। तो बहुत इजीली ये एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा कि नहीं। एसिडिक स्ट्रेंथ हम किस बेसिस पे जज कर रहे हैं अभी, ऑन द बेसिस ऑफ इजीनेस ऑफ रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। तो यहाँ साफ दिख रहा है वो तो खुद ही H पॉजिटिव को रिलीज करने को तैयार बैठा है ना। बेटा देखो हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने पास जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर ऑक्सीजन के पास गया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे आ जाएगा, अगर यहां आया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं, तो ये पॉजिटिव आया तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, H का रिलीज होना आसान हो गया, रिलीज होना आसान हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। ठीक है, ये बात ठीक है ना बच्चे, समझ में आ गया सबको। और वो रेजोनेंस हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया तुम्हें किस तरीके से बन रहा है अपना। अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर देन दैट ऑफ अनडिसोसिएट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत बड़ी सी बात है बच्चे यहाँ पे कि एसिडिक नेचर इतना डोमिनेंट क्यों कर रहा है उसके ऊपर। कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में से एक है, तो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखो स्टोरी क्या आती है, अगर कोई एसिड अपना H पॉजिटिव रिलीज करता है तो रिलीज करने के बाद जो कॉन्जुगेट पार्ट बचेगा उसका वो कितना स्टेबल है। अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो ये खुश रहेगा H पॉजिटिव को रिलीज करके, अगर ये अनस्टेबल होता तो H को रिलीज ही ना करता। तो सिर्फ यहां रिलीज करने की बात नहीं, रिलीज होने के बाद भी जो अपना बनने वाला आयन है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है एसिडिक स्ट्रेंथ, समझ रहे हो। अब यहां पर जब वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसने रिलीज कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कर सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास से रिलीज हो गया, तो रिलीज होने के बाद अब देखो यहां नेगेटिव आ गया क्योंकि इसका हाइड्रोजन था वो चला गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसने रख लिया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भेजेगा, इधर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये रेजोनेंस अभी भी चलता जा रहा है। जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी कि नहीं। तो ये जो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है, नेगेटिव चार्ज तीनों के पास ऐसे घूमता जा रहा है कि नहीं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से रेजोनेंस जो है वो स्टेबलाइज कर देता है कार्बोक्सिलेट आयन को, एंड कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट करती है नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था लेकिन इसके कंपैरेटिवली कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है और वो ज्यादा स्टेबिलिटी इफेक्ट प्रोवाइड करती है, और इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। Resonance stabilization of carboxylate ion is more than that of the undissociated carboxylic acid. Therefore, greater stability of carboxylate ion is responsible for acidic character of carboxylic acid. ये क्वेश्चन आ सकता है, assertion reason बहुत सीधा सीधा सा बन सकता है, क्लियर है। फिर आता है देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स are more acidic than alcohol because carboxylate ion are more stable than alkoxide ion, so carboxylic acids have stronger tendency to release a proton. सारी कहानी अब स्टेबिलिटी पे आ गई है भाई, जब कार्बोक्सिलेट आयन में उसकी अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है बॉन्ड डिसोसिएट पॉजिटिव को रिलीज करने के बाद प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद, तो वो ज्यादा स्टेबलाइज रहेगा, मतलब वो प्रोटॉन को रिलीज करके ज्यादा खुश है, तो वो ज्यादा एसिडिक बिहेवियर पोजेस करेगा एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। Carboxylic acids are strong acid than phenols because carboxylic ion is much more resonance stabilized than phenoxide ion, or negative charge is delocalized over two electronegative oxygen atoms in carboxylate anion, while in phenol negative charge is delocalized over only one oxygen atom. तो कहानी हर बार घुमा फिरा के हम ऑक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है बच्चा अपने पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, रिडक्शन।
Carboxylic acids are reduced to primary alcohols by LiAlH4 and more easily with diborane. कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, LiAlH4 ईथर या डाइबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो सीधा सीधा वो क्या हो जाएगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन करा लेगा। ये हमने एल्कोहल की फॉर्मेशन के टाइम पे भी रिएक्शन को हमने किया हुआ है। बच्चा ये हमने जब एल्कोहल वाला पार्ट किया था ना, एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर, उसमें किया हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड से फॉर्मेशन, उसमें डिटेल में कर सकते हैं। Decarboxylation, the loss of CO2 molecule from a carboxylic acid due to ये acid to form hydrocarbon is called decarboxylation. Decarboxylation किसके लिए बोला जा रहा है बच्चा? Loss of carbon dioxide molecule from a carboxylic. तो बचेगा क्या? अगर CO2 निकल गया, C डबल बॉन्ड O और OH में से CO2 निकल गया तो सिंपल हाइड्रोकार्बन बना कि नहीं? तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कह रहे हैं? Decarboxylation. Using soda lime, RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव NaOH प्लस CO के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो एल्केन की फॉर्मेशन होगी और सोडियम कार्बोनेट अपना लिबरेट हो जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन, कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, इंपॉर्टेंट है ये। एल्कलाई मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन इलेक्ट्रो, ये देखो अपना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन। हम क्या बात कर रहे हैं बच्चा? एल्कलाई मेटल सॉल्ट्स है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी सीधी सीधी इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। सीधी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या रहेगा, उसकी अपना एल्केन की फॉर्मेशन करा देता है। जैसे यहां देखो CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव है, वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस कराई, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो गया, हाइड्रोजन लिबरेट हो गया, बेसिस आ गया NaOH, और हमारे पास सीधा सीधा अपने पास ये जो इथेन की है ये प्रिपरेशन हो जाती है। तो जो भी मेटल कार्बोक्सिलेट्स हैं उनकी डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस अगर मैं करा दूंगा तो अपने पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है। क्लियर है? फिर आता है दिस रिएक्शन फॉलोज द फॉलोइंग पाथ। CH3COO को हमने रिएक्ट करा है, पहले इलेक्ट्रोलिसिस से CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में डिसोसिएट करा। एनोड पे क्या आएगा? CH3CO नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, अनस्टेबल CH3COO अपना रेडिकल की फॉर्म में बन गया, एल्केन में ब्रेक करेगा CH3 और CO2 की फॉर्म में। ये कहां हो रहा है? एनोड पे। अब CH3 और CH3 दोनों जो रेडिकल से एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और हमारे पास इथेन की फॉर्मेशन करा लेंगे। कैथोड पे क्या होगा? वाटर है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, तो OH नेगेटिव और H रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक करा और H और H मिलके हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट कर जाएंगे। क्लियर है ये? फिर है बच्चा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दी हाइड्रोकार्बन पार्ट, हेलोजिनेशन, हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, HVZ। पिछले 5 साल के अंदर कम से कम 3 बार आई हुई मिल जाएगी तुम्हें ये HVZ रिएक्शन। इसमें क्या है? RCH2COOH हेलोजन की प्रेजेंस में रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो क्या बनाएगा? RCHXCOOH। बेसिकली अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। क्लियर है? सीधा रिएक्शन याद करना होता है, कुछ अलग नहीं है। अगर मैं यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप है सिंपल सा, X2 की जगह मैं Cl2 या I2 कुछ भी डाल सकता हूँ, कोई भी हेलोजन डाल दिया हमने, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो यहाँ पर ये जो बीच वाला कार्बन है उसके साथ हेलोजन आके जुड़ जाता है। इसी को ये हम क्या कह रहे हैं? बेसिकली हमारा हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलिंस्की रिएक्शन जो अपने पास है। क्लियर है? सीधा सीधा रिएक्शन आता है ये। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? रिंग के ऊपर COH लगा, कंसंट्रेटेड HNO3 पॉजिटिव और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो COOH के साथ NO2 आके जुड़ जाता है बच्चा, अपना मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। अगर Br2 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा? ब्रोमिनेशन। HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो क्या था? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के केस में हमारे पास ये जो NO2 वाला पार्ट है ये जुड़ा था, ब्रोमिनेशन के केस में जो ब्रोमीन है वो आके हमारे पास जुड़ जाती है। क्लियर है? इसी के साथ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ओवरव्यू खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स के साथ मिलते हैं। ठीक है? डन।